नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। खास कार्यक्रम धारा प्रवाह में आज हमारे साथ वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत जी और विवेक श्रीवास्तव जी है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आज हम बात करेंगे 2023 में जो राजनीतिक सरगर्मियां चल पड़ी है राजस्थान के कंटेक्स्ट में, और केंद्र में भी राजस्थान का जो हिस्सा बीजेपी और कांग्रेस को लेके है उसको कई सारे पहलुओं पे बात करेंगे, जिसमें 16 तारीख को बीजेपी की नेशनल काउंसिल है। ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस भी 2 दिन में फैसला लेने के मूड में एक बार फिर से इस तरह का दावा हुआ है। तो सबसे पहले मैं श्रीपाल सर आपके पास आऊँगा, क्या देख रहे हैं इन स्थितियों को आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, गहलोत सरकार को लेके मौजूदा हालातों में? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो प्रदीप जी, 14 जनवरी तक दोनों ही पार्टियों में बड़े बदलाव की संभावना मानी जा रही है जी। अगर कांग्रेस में कोई बदलाव होता है तो बीजेपी की रणनीति उसके हिसाब से बनेगी, या बीजेपी में कोई बदलाव होता है तो कांग्रेस की रणनीति उसके लिहाज से बनेगी जी। और इस बीच जो खबरें आ रही है कि एक डेडलाइन है जिस तक कांग्रेस को अपने फैसले ले लेने हैं जी। ऊपर से इस तरह के संकेत हैं दिल्ली से, लेकिन यहाँ के अगर संकेतों को देखें तो मुख्यमंत्री उनकी सुनने के मूड में नहीं है। जिस तरह से वो वापस एक्टिव हुए हैं, जगह जगह के दौरे कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो जो मंशा है हाईकमान की वो यहाँ पर पूरी होती नजर नहीं आती। बीजेपी में एक संभावना ये मानी जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन इस बीच एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आहूत कर दी गई है जी। उसमें आने वाले चुनावों पर चर्चा होगी, जो बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा है उस पर चर्चा होगी। तो उससे लगता है कि बदलाव शायद केंद्र स्तर पर नहीं होगा। हालांकि कई नाम अभी से तैर रहे हैं जी। खास तौर पर अभी CR पाटिल जिन्होंने गुजरात चुनाव की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और प्रधानमंत्री मोदी ने CR पाटिल के कामकाज को पूरी तरह से रेखांकित किया अपने बैठक में MPs के बीच में, तो उनकी संभावना सबसे ज़्यादा मानी जा रही है जी। वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, गुजरात में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि RSS इस पक्ष में नहीं है कि इम्बैलेंस दिखे, गुजरात से ही प्रधानमंत्री हो, गुजरात से ही संगठन का मुखिया हो। पहले हालांकि अमित शाह रहे हैं, गुजरात से हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान जो OBC को रिप्रेजेंट करते हैं, उड़ीसा से हैं, बीजेपी का सपना है उड़ीसा में अपना बेस बनाने का, वहाँ की सत्ता हासिल करने का, तो धर्मेंद्र प्रधान की दावेदारी सबसे ऊपर मानी जा रही है। उसके बाद में जो दावेदारी आ रही है वो राजस्थान और हरियाणा दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं भूपेंद्र यादव, वो भी OBC का बड़ा चेहरा है, संगठन की बड़ी समझ है, उनका नाम भी इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तीसरा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है मध्य प्रदेश से। ये माना जा रहा है कि उनको संगठन में भेज करके और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका बड़ी की जा सकती है ताकि वहाँ पर शिवराज सिंह को भी बैलेंस किया जा सके। और चूंकि चुनाव है इसी साल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो उसके हिसाब से रणनीति बनाई जाए। तो केंद्रीय एक नाम देवेंद्र फडणवीस का भी सुनने देवेंद्र फडणवीस का नाम भी है। देवेंद्र फडणवीस युवा है और उनको बड़ी हैसियत दी गई है पार्लियामेंट्री बोर्ड में जी। ये भी कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जो है उनको 2024 के चुनाव में हो सकता है मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में नितिन गडकरी को रिप्लेस करने के लिए देवेंद्र फडणवीस एक बड़ा नाम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके अनुभवों का भी शायद फायदा उठाना चाहें। लेकिन आमतौर पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी OBC कार्ड पे जाएगी और OBC कार्ड में 3 चेहरे अभी नजर आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, भूपेंद्र यादव है और CR पाटिल। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या केंद्र में दिल्ली आप काफ़ी नज़दीक से देखते हैं राजनीति को, कांग्रेस के लेवल पे जो ये दावा किया गया है 2 दिन में ठीक कर लिया जाएगा, 2 दिन आ नहीं रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं। देखिए, ये संभावना जरूर जताई जा रही है कि 2 दिन में वो चीज़ें ठीक कर लेंगे। हालांकि सर को भी पता होगा कि केसी वेणुगोपाल ने 2 दिन पहले भी बोल चुके, 3 महीने पहले भी 2 दिन कहा था, तो वो 2 दिन आए नहीं। हालांकि प्रयास कर रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो आने के बाद में उन्होंने जरूर एक लिस्ट आई 100 ब्लॉक अध्यक्षों की, आज भी 88 ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट आई है।
तो उन कह सकते हैं कि आधे के करीब पहुंचे हैं ब्लॉक अध्यक्ष, हालांकि 400 ब्लॉक अध्यक्ष टोटल घोषित करने हैं। उसके बाद जिला अध्यक्ष है। फिर अभी आज एक लेटर जारी हुआ है कि 8 तारीख को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक, और वापस वही फीडबैक सभी सांसद प्रत्याशी और विधायक प्रत्याशी और विधायकों को बुलाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं और अब नेता भी पूछ रहे हैं कि या तो हाईकमान फैसला ले ले, और नहीं लेना है तो कम से कम कह दे हाँ कि भाई ऐसे ही चलेगा, वो तो उस राह पे चले। तो एक असमंजस की स्थिति है। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि मकर संक्रांति तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, और जो भी कांग्रेस का जो मतलब कांग्रेस का जो सूर्य है वो उत्तरायण में आ जाएगा मकर संक्रांति तक। तो ये सुखजिंदर सिंह रंधावा की आपसे 2-3 बार बात हुई थी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान। उन्होंने कहा मैं दूसरे उनकी तरह नहीं हूँ, और उन्होंने एक्टिवनेस दिखाई भी थी। जिस तरह से एक नया थानेदार एमबी एक्ट के चालान करता है कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने अपनी आमद तो ठीक दिखाई है। अब उस आमद का असर क्या होगा ये अभी मकर संक्रांति का वेट करना है। अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है सर कि मैं चाहूँ तो मेरे बस में हो तो मैं ये बलात्कारियों को और इस तरह से घुमाऊं। तो बड़ी बेबसी उनकी नज़र आती है एक नेता के तौर पे, ये कहना कि वो अपराधियों के सामने बेबस हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप, या ये कोई ध्यान भटकाने की कोशिश है जैसा अक्सर अशोक गहलोत करते रहे हैं? देखिए, मैं कई बार उनकी इस तरह की कोशिशों को ईमानदार मानता हूँ। जैसे पत्रकारों को कहते हैं कि विज्ञापन चाहिए तो हमारी खबर दिखानी होगी, इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं बेबस हूँ, मैं चाहता हूँ ये कर दूँ वो कर दूँ, लेकिन कानून के दायरे में मैं बंधा हूँ। तो कानून बनाने का काम तो उनका है। हाँ जी, वो सरकार के मुखिया हैं जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं बलात्कारी के साथ, वो बाद की बात है। आप एक माहौल तो ऐसा बनाइए कि यहाँ पर बलात्कार नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, अपराधियों में भय रहे, जो पुलिस का स्लोगन भी है कि अपराधियों में भय हो और जनता में विश्वास हो, तो वो तो बहाल हो कम से कम। ये मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है बलात्कारियों को ये इस तरह से घुमाया जाए या उनकी परेड कराई जाए, जैसा राजनीतिक मुकदमों में हमने पिछले दिनों गोवर्धन सिंह के मामले में देखा सरकार ने किया है। जोधपुर में भी एक प्रकरण में हमने देखा है। जिनको वो करना चाहते हैं उनको तो करते ही हैं। चूंकि बात अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट की कही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कार्यपालिका पे निसंदेह अक्षरशः लागू होते हैं और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना अवहेलना नहीं भी की जानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी ये बेबसी ये साबित करती है कि विधायिका किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बहाना बना के अपनी जिम्मेदारी से बचती हैं। अशोक गहलोत अगर चाहें तो वो विधानसभा में एक बिल ला सकते हैं सीआरपीसी को अमेंडमेंट करने का, कि उस प्रोसीजर में शामिल कर दिया जाएगी कि अगर सामूहिक बलात्कार के कोई, वो तो वैसे भी कर रहे हैं। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता गोवर्धन सिंह का क्या एक्ट रहा वो तो कानूनी तौर पे देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से बैक टू बैक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जी, एक व्यक्ति के घर से आप ये बता रहे हैं कि उसके यहाँ पे पोर्न फिल्में मिली है, ये पुरानी कहानियां हैं जी, जिनको आप नए सिरे से पेश कर रहे हैं, तो उसको आप ले जा रहे हैं सड़क पर, उसको 3-3 किलो 4-4 किलोमीटर आप पैदल ले जा रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स का वोलेशन तो उस मामले में भी है। तो आप बलात्कारी को लेकर के तो आपके मन में एक वो है कि साहब हम नहीं कर सकते, और एक वकील है पैसे से, वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो आरटीआई पे उसने काम किया। मैं कुछ केसेस को लेकर के ऐसा नहीं कि मैं गोवर्धन सिंह को बिल्कुल ये कह दूं कि साहब वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो लगातार पुलिस का एक्ट है, जिस तरह से एक रिवेंजफुल एटीट्यूड नज़र आ रहा है, खासतौर पर इसलिए कि उसने कुछ आरटीआईज ऐसी लगाई जो जिनमें मुख्यमंत्री पर वो निशाना बना रहे थे, लगातार निशाना साध रहे थे, तो उसमें जब उस तरह की कार्रवाई हो सकती है, उसको आप पैदल परेड करवा सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो आप बलात्कारियों के मामले में भी या इस तरह की जो भी क्राइम कर रहे हैं, बेबसी नजर, मुख्यमंत्री की अगर बेबसी नजर आती है तो प्रदेश की बेबसी नजर आती है, मुख्यमंत्री नहीं है। और इसी के चलते लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे विवेक जी। अभी राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पे आप एक बार हमें बताएं, क्या पिछले 2-3 दिन का। सर की बात पर आगे ले चलता हूँ। जैसे सर ने कहा कि कई मामलों में तो आपके ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ते हैं तो पूरा थाना उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाता है और बकायदा उसको छुपाने के लिए प्रेस नोट जारी करता है, फोटो जारी करता है कि हमने ही पकड़ा है।
लेकिन एक तरफ एसीबी के डीजी कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो करप्ट अगर किसी अधिकारी को पकड़ते हैं या कर्मचारी को पकड़ते हैं तो नहीं, उसका हम फोटो जारी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो न्यायालय में आरोपी सिद्ध होगा जब। आज ही एक मैं खबर पढ़ रहा था सर झालावाड़ की, कि एसीबी ने वहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी और एक परिवादी जिसको था उसको भी आरोपी बना के 2 महीने तक जेल में रखा, और वो न्यायालय से बरी हो गया है। तो अभी एक सिरोही का भी केस आया था, पाली जिले का, जिसको साइकिल चलानी नहीं आती उसे इन्होंने बता दिया कि ट्रक का ड्राइवर था, तो 4 महीने तक जेल में रहा। और वो इसमें एनडीपीएस एक्ट में और उसके पास में घर में साइकिल भी नहीं थी। वो व्यक्ति किसी मामले में गवाह था, तो उसे ठीक करना था, इसलिए उस व्यक्ति को एक साजिश के तहत जेल भेजा गया और बाद में उसे राहत मिली। संयम लोढ़ा की अच्छी भूमिका रही। हालांकि जो आप ये बता रहे हैं एसीबी वाला प्रकरण, मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि एक इंटरनल मैसेज है। सीबीआई जितने भी प्रेस नोट जारी करती है उसमें नाम नहीं दिया जाता, पदनाम दिया जाता है और जगह का नाम दिया जाता है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज की एक डिसीजन है, उसमें आप उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड क्या क्या चीज़ें होती है, मीडिया को हम नहीं रोकते, जो एफआईआर लॉज होती है वो ऑन रिकॉर्ड होती है, ऑनलाइन होती है। लेकिन एक इंटरनल मैसेज था, इंटरनल कम्युनिकेशन था, जिसमें यह था कि प्रेस नोट में या इस तरह की चीज़ों को आप हाईलाइट नहीं करें। ये सीबीआई पहले से करते ही रही, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब आप सेलेक्टिव होते हैं। कुछ केसेज में तो आप बहुत बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं और कुछ केसेज में आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खबर तो वैसे ये बननी चाहिए थी कि पिछले दिनों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने किन किन अधिकारियों के मामलों में एफआईआर लगा दी है। ये सुनने में आया जाते हुए डीजी कई लोगों का सूर्य उत्तरायण में ले गए। एक आईएएस का मामला है जिसको रेड हैंडेड पकड़ा गया, उसको बता रहे हैं कि एफआईआर दे दी गई पूरे प्रकरण में। तो करप्शन को लेकर के जब इतनी बड़ी कार्रवाइयां होती है, एक मैसेज जाता है, और जब चुपचाप में अगर उन केसेस को वापस आप ठंडे बस्ते में डाल देते हैं या उनको अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती है, तो फिर लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, या जो एंटी करप्शन ब्यूरो पे लोग भरोसा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जी बिल्कुल सर। पहली बात तो गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल से होती है। आप देखेंगे कि एंटी करप्शन के केसेस में ज्यादातर केसेस वो ही पकड़े जाते हैं जब वो टॉर्चर करने की हद तक जी एक्सटोर्शन करते हैं। जी बिल्कुल, तब लोग तंग आकर के एंटी करप्शन के पास जाते हैं। दूसरी बात, वो पकड़े मुश्किल से जाते हैं, पकड़े जाते हैं एंटी करप्शन के लोग, कर्मचारी, अधिकारी मेहनत करके उनको ट्रैप करते हैं। उसके बाद उनको अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती है। इसी बीच पता चलता है कि साहब कुछ अधिकारियों के मामलों को आपने ठंडे बस्ते में डाला, कई लोग तो रिटायर ही हो गए। लेकिन विवाद उस पर खड़ा होता है कि आपने इंटरनल एक कम्युनिकेशन क्या किया है। जी, अच्छा हो कि ट्रांसपेरेंसी की बात करती है सरकार, ये खुले तौर पे बताए कि कितने केसेज में अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है, कितने केसेज को आपने किस कारण से ठंडे बस्ते में डाल दिया है, किन कारणों से आपने एफआईआर लगा दी है उस पर। जब आप रेड हैंडेड केसेज में अगर आप ट्रेप के केसेज को आप एफआईआर लगा रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, तो आप उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़। इससे पिछली सरकार में भी, गहलोत सरकार के समय मैंने देखा कि विधानसभा में कई आईएएस अधिकारियों को माफी दी गई थी, जिसमें कई जिलों के कलेक्टर थे, कंप्यूटर खरीद में बड़ा घोटाला हुआ था। तो ये बड़े मछलियों को छोड़ दिया जाता है और छोटे जो है वो कबूतर बच जाते हैं, मारे जाते हैं और बाज बचाए जाते हैं। ये एक पुरानी तकनीक रही है। बात मानवाधिकार आयोग की है, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, मानवाधिकार कानून का, मानवाधिकार जो जिनेवा से जो एक्ट लागू हुआ, उसकी जो पहली लाइन वो है कि मानवाधिकार इसलिए है क्योंकि मानव है, मानवाधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि अफसर हैं। राजस्थान में इन दोनों घटनाओं को देखें तो यह लगता है कि मानवाधिकार इसलिए है कि अफसर हैं, मानवाधिकार इसलिए है कि सरकारी कर्मचारी है। नहीं, मानवाधिकार तो आम आदमी का भी है। अगर जैसा आपने बताया मोटरसाइकिल चोर पकड़ा जा रहा है, वो चोर है या नहीं ये अभी न्यायालय, माननीय न्यायालय निर्णय करेंगे, लेकिन आपने उसकी मानहानि कर दी। और हमारे यहाँ पे रेट ऑफ कन्विक्शन आप देखिए, मुश्किल से 1% लोग जेल जा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोगलापन इसको कहेंगे, शब्द गलत हो सकता है लेकिन इससे मुफीद शब्द मुझे नहीं मिल रहा। तो खैर ये तो सर समय की बात है। मैं आपसे विवेक जी ये जानना चाहूँगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है मोदी सरकार में, दिल्ली में क्या चर्चाएं हैं राजस्थान को लेकर? दिल्ली में जो मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर काफ़ी बड़े कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है वो ये है कि
अर्जुन राम मेघवाल को प्रमोट किया जा रहा है जी। क्योंकि एससी के चेहरे हैं और राजस्थान में एससी का एकमात्र वहाँ पे पीएमओ में एक्टिव भी है वो PMO में एक्टिव है। देखिए, इस पूरे फेरबदल पे आपने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले देखा होगा, जो फेरबदल हुआ था उस पे उत्तर प्रदेश की पूरी छाया थी। जी बिल्कुल। इस बार जो बदलाव होगा वो उसमें आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। जी कुछ बड़े बदलाव करने की बात आ रही है। ये कहा जा रहा है कि कैलाश चौधरी की जगह राहुल कसवां ले सकते हैं, किरोड़लाल मीणा को वहां पे शामिल किया जा सकता है, सीपी जोशी को अकोमोडेट किया जा चित्तौड़गढ़ जो सकता MP है, है। जी। सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से MP है। कुछ लोगों को संगठन में भेजा जा सकता है। 28-29 मंत्रियों को बाहर करने की बात आ रही है और उसकी जगह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कई बड़े चेहरों को लेने की बात आ रही है। जो विवेक जी बता रहे थे कि अर्जुन राम मेघवाल को कैबिनेट में लिया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि जो कैलाश मेघवाल हैं, जो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं बीजेपी के, उनको राज्यपाल की भूमिका में कहीं भेजा जा सकता है। गुलाबचंद कटारिया हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं मेवाड़ के, उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो मतलब राजस्थान का इलेक्शन जो है सर वो केंद्र के मॉनिटरिंग में होगा, अब ये क्लियर है। मतलब बड़ी सर्जरी उससे पहले हो जी। जिस तरह से स्टेट में केंद्र के नेता आ रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी आके गए थे 2 दिन पहले, नित्यानंद राय यहाँ पे हैं, तो इससे साफ है कि राजस्थान का इलेक्शन जो है अब वो दिल्ली से चलेगा। जो चर्चा की थी दिसंबर अंत में, सर ने उसी समय कहा था कि यहाँ पे राजस्थान को लेकर 72 नेता वाला वो आपको दिखने लग गया होगा। हर दूसरे दिन कोई न कोई केंद्रीय नेता ये बताया जा रहा है कि 72 जो मंत्री हैं उनको 3-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से दिया जाएगा। कुछ अगर बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वो 3 की जगह 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, कहीं 3 की जगह 5 हो सकती है। 72 बड़े नेताओं को, मंत्री नहीं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको राजस्थान में 3-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के फॉर्मूले के साथ में जोड़ा जाएगा और उनको पूरी एक एक्सरसाइज होगी कि विनेबिलिटी क्या है। लेकिन बीजेपी इस बार विनेबिलिटी पे सिर्फ अकेले पे काम नहीं कर रही है, वो ये भी देख रही है कि किन किन तबकों से ज्यादा से ज्यादा लोग रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। बिल्कुल, वकील आ सकते हैं, डॉक्टर्स को लाया जा सकता है, लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स को लाया जा सकता है, कुछ पत्रकारों को लाया जा सकता है, कुछ बड़े ऑफिसर्स को लाया जा सकता है, ताकि ये लगे कि हाँ इस तरह के लोगों को भी बीजेपी प्रमोट करती है और साथ में कार्यकर्ताओं पर तो उनका फोकस होता ही। संगठन में चुनाव को लेकर अभी पुष्कर में सर 200 विधानसभा के विस्तारकों की ट्रेनिंग हो चुकी है। बिल्कुल। और पर बूथ पे वो 21 सदस्यीय कमेटी बना चुके हैं, तो 48,000 के करीब बूथ हैं, तो 56,000 सॉरी, तो 1 लाख के करीब उनकी कार्यकर्ताओं की फौज ट्रेनिंग करके खड़ी तैयार हो चुकी है। जहाँ कांग्रेस आज की तारीख में कितनी पीछे आप अंदाजा लगाइए, कभी वो ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्ति पूरी नहीं कर पाए। और ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर के भी उनकी स्थिति ये है कि जूतों में दाल बांटने वाली स्थिति आ रही है। तो अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं ये तो हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, तो वो आंतरिक लोकतंत्र जनता किस तरह से देखती है वो एक देखने वाली बात है सर। सर मैं जानना चाहूंगा विवेक जी, दिल्ली के कंटेक्स्ट में आम आदमी पार्टी क्या करेगी राजस्थान में? आम आदमी पार्टी ने कल ही अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान को लेके संदीप पाठक जो हैं उनको लगा दिया है और राजस्थान को लेके बैठकें शुरू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ अपने पांव पसारने के लिए तैयार है और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि 8 से 10 जो माननीय हैं वो भी उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग। और साथ में ओवैसी जो है वो 54 सीटों पर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। 54 सीटें ऐसी है जिन पर जो अनरिजर्व सीटें हैं जी, और मुस्लिम वहाँ पे प्रभावी वोटर हैं, मतलब मार्जिनल वोट मुस्लिम हैं वहाँ पे जी, वहाँ पर वो पूरी तरह से तैयारी उन्होंने कर ली है और उनके जो यहाँ की जो कमेटी है, कोर कमेटी है, वो लगातार दौरे कर रही है। तो ये था आज का धारा प्रवाह। हम इस कार्यक्रम को लगातार इसी तरह आपके सामने लाते रहेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा श्रीपाल सर का और विवेक जी का, और आपसे अनुरोध है कि हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरह से हम इस कार्यक्रम को और प्रभावी बना सकें और आपके सवाल क्या हो सकते हैं जिन पे हम आपको रोचक से रोचक अंदरूनी जानकारियां हमारे सीनियर साथियों से बता सकें। तब तक के लिए आप देखिए थिंक 360 को, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।